हाय फ्रेंड, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ पोएट्री सेक्शन का, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, जो कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर में फिर हम लोग लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ देखेंगे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं फ्रेंड्स, बट वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग सिर्फ आपको पोएम का हिंदी बताते हैं और जो राइटर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको वो छोड़ देते हैं। बट मैं आप लोगों को वो पोर्शन भी कवर करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, तो उस पोर्शन का भी समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं सुजीत कुमार, डिजिटल मार्केटर हूँ और ये चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा जो भी मैंने कुछ सीखा है इंग्लिश में, वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूंगा। तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के जरिए लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले चैप्टर में ऐसा नहीं किया था, बट इस चैप्टर से मैं आगे ये चीज करूंगा कि जो भी हार्ड वर्ड हैं, जो कि मतलब आपको जिनकी मीनिंग्स नहीं आते हैं समझने में, मैं उनका कलर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम रखूंगा, ताकि जिससे होगा आपको ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परहैप्स का शायद और फिर इंडिविजुअलिस्टिक का व्यक्तिवादी, तो ये मैंने मार्क कर दिया है कलर्ड में, तो आपको समझने में बेहतर रहेगा। वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, इनका ये जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुई थी 1892 में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। द पीपल्स पोएट, इट परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जो वॉल्ट विटमैन थे उन्हें लोगों का कवि कहा गया। क्यों? क्योंकि शायद वे सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यकार थे। व्यक्तिवादी भी होता है कि वो खुद के बारे में लिखते थे, ठीक है, व्यक्तिगत चीजों को लिखते थे। बहुत सारे जो साहित्यकार होते हैं वो नेचर्स के बारे में लिखते हैं, समाज के बारे में लिखते हैं, बट वो उनको छोड़ करके खुद के बारे में लिखते थे। और ऐसा साहित्यकार अमेरिका में शायद ही पैदा हुआ था। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। जो 12वां जन्मदिन होता है उसको मनाने से पहले ही वो एज ए बढ़ई काम करने लगे। कारपेंटर मींस बढ़ई होता है, तो वो एज ए बढ़ई काम करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वॉज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। तो एडिटर मींस यहाँ पे संपादक होता है और वॉलंटियर मींस स्वयंसेवक, और सिविल वार गृहयुद्ध। उनका जो पेशा था, एज ए प्रिंटर भी काम करते थे, एज ए टीचर भी काम करते थे, पढ़ाते होंगे लोगों को, और एज ए एडिटर संपादक, मतलब जो उस समय बुक्स वगैरह पब्लिश हुआ करती थी तो उसमें एडिटर का भी वो काम करते थे। एंड वॉज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। जब वहां पे गृहयुद्ध था उस समय क्या था? वॉलंटियर नर्स था। देखिए वॉलंटियर नर्स क्या होता है? स्वयं सेवक नर्स, मतलब वॉलंटियर मींस होता है स्वयं सेवक, जहां पे आपको इसके लिए कुछ पैसा नहीं मिलता है। मतलब ये सामाजिक वर्क हुआ। मान लीजिए गृहयुद्ध था वहां पे, तो घायलों का इलाज करते होंगे, तो घायलों का इलाज करते होंगे तो वहां पे वो क्या करते होंगे? पैसे नहीं लेते होंगे, अपने मन से करते होंगे, इसलिए दिया हुआ है वॉलंटियर नर्स। विटमैन पोएट्री, ऑल ऑफ विच कलेक्टेड इन लीफ ऑफ ग्रास, इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। विटमैन जो है उसकी जो कविता है, वो जितनी भी कविता है सभी को एक लीव्स ऑफ ग्रास नामक बुक कहिए, उसमें क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। और उसमें जो ये पोएम्स हैं वो किस लिए जाना जाता है? अपने मुक्त लय और ताल की कमी के लिए जानी जाती है। देखिए यहाँ पे मुक्त लय और ताल क्या है? जैसे पोएम जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा क्या रहता है कि जो कंसेक्यूटिव लाइंस होते हैं उसका एंडिंग एक जैसा होता है, ताकि वो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ हनुमान चालीसा के एक दोहा का। तो वहां पे आप कैसे कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतु लोक उजागर। तो सागर और उजागर ये क्या कर रहा है? एक रिदम्स लाने का काम कर रहा है। मतलब जो आप पोएम लिखते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या करता है पोएम में? रिदम्स, मतलब लय और ताल लाने का काम करता है। वो इनके पोएम में नहीं होता था। उनका पोएम ताल मतलब ना होता था, ना लय होता था, बस वो सिंपल लिख देते थे, जैसा लगता था कि ऐसे ही कोई आकर के लाइन लिख दिया है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। 1855 में उन्होंने अपने खर्चे पे इसे प्रकाशित किया था। मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं था इनका, कोई भी प्रकाशक नहीं था। इन्होंने अपना पैसा लगाया और अपने पैसा लगा करके क्या किया? बुक पब्लिश किया लीफ ऑफ ग्रास का, और फिर लोगों में सेल करना शुरू कर दिया। However, the free form of poem and joyful dedications to the importance of individual were not well received at first. जब ये पोएम का जो प्रकाशन इन्होंने किया, जो उनका लीफ ऑफ ग्रास का प्रकाशन किया, तो उसमें जो कविता था बिल्कुल मुक्त रूप से था, बिना लय और ताल के, और व्यक्ति के महत्व मतलब व्यक्तिगत चीज उसके अंदर था। इनका खुद का मतलब मान के चलिए जो भी था तो वो व्यक्तिगत चीज था।
और उसके लिए क्या हुआ, पहला बार जो है लोगों का उत्साहपूर्ण कहिए या आनंदपूर्ण समर्पण नहीं मिला, मतलब लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। In fact, his collection of poem cost Whitman his jobs as it was taken to the option. एक तो लोगों की सराहना नहीं मिली और क्या हो गया कि इनकी जॉब चली गई। जो ये प्रिंटिंग का काम करते थे, ठीक है, जो प्रिंटिंग का ये काम करते थे, जो प्रिंटर जो काम करते थे, वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि उस समय वहां के लोग ने ये कहा कि इसमें जो संरचनाएं हैं वो क्या है, अश्लील है। तो वहां के लोगों ने उसे अश्लील माना, तो इनका प्रिंटिंग का जो वर्क था उसे बंद करवा दिया होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका वर्क भी चला गया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस लीफ ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। 1881 में क्या हुआ, बहुत ज्यादा मतलब संशोधन लाने के बाद, जब ये बहुत ज्यादा संशोधन लाया, संस्करण मतलब एक से एक लाया उसमें लीफ ऑफ ग्रास में, तो उसके बाद इनको एक पब्लिशर मिल गया। तो उसी समय जो कोई पब्लिशर्स जो है इनके बुक को, जो भी इनका मतलब लीफ ऑफ ग्रास था संग्रह, उसको प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक मिल गया। और बिना सेंसर के, बिना सेंसर मींस होता है बिना काट छांट के, मतलब जो इन्होंने संशोधन कर दिया वैसा ही मुद्रित करने के लिए तैयार था। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained unappreciated in America. जो ट्रांसलेशन था इस कलेक्शन का, वो यूरोप में तो क्या हुआ, उत्साह पूर्वक स्वीकार किया गया। यहां पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है enthusiastically, ठीक है, enthusiastically मींस होता है उत्साह पूर्वक, received in Europe मतलब उत्साह पूर्वक इस यूरोप में रिसीव किया गया, मतलब वहां पे पूरा लोगों का समर्पण मिला, लोगों ने उसको स्वीकार किया जो भी इनका कलेक्शन था। बट विटमैन रिमेन अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका में वो अप्रभावित रहा। अभी भी अमेरिका के लोग ने उसे लाइक नहीं किया, जो उनका पोएम था, अभी भी उनका पोएम जो था अमेरिका के लोग ने लाइक नहीं किया। लीफ ऑफ ग्रास का जो संस्करण था उसको लाइक नहीं किया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर ही ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। इनका जब मृत्यु हो गया उसके बाद जो अमेरिकी व्यक्तिवाद, क्योंकि ये अमेरिका के थे, तो अमेरिकी व्यक्तिवाद जो उन्होंने उसमें अपने संस्करण जो भी इनका था, लीफ ऑफ ग्रास कलेक्शन था जहां पे उन्होंने लिखा था उसमें अमेरिकी व्यक्तिवाद के बारे में, तो इनका जो भी मूल अभिनव, ठीक है, और अभिव्यक्ति थी वो सराहना जीत जगह उनके मरने के बाद। लेकिन जब तक वो जिंदा थे वहां पे अमेरिका में इनको सराहना नहीं मिला। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855 एंड ड्रम स्टेप्स इन 1866। मतलब बोल रहा है कि जो इनका महत्वपूर्ण वर्क था, जो कार्य था इनका, कलेक्शंस जो इन्होंने राइटिंग का वर्क किया था, तो लीव्स ऑफ ग्रास था जो 1855 में पब्लिश हुआ था, और ड्रम टैप्स जो है वो 1866 में इन्होंने पब्लिश किया था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था पोएम का, राइटर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये मेरा चैनल्स है इंग्लिश बाय श्रीजीत कुमार, आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको हर चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाएंगे, और फिर समरी मिल जाएगा इंग्लिश में भी, उसका भी हिंदी में भी मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड आंसर। ये सारे 5 वीडियोज, हर चैप्टर के आपको 5 वीडियो मिलेंगे। एक तो लाइन बाय लाइन मीनिंग इन हिंदी जो भी आप देख रहे हैं, और फिर समरी, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के, ताकि आपका पूरा बुक्स का जो है हर चैप्टर का कंप्लीट तैयारी हो जाए। अब आइए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मतलब सेलिब्रेट देखिए क्या कर रहा है, ये स्वयं पार्टी मना रहा है, ठीक है, स्वयं खुशी मना रहा है, क्योंकि लोग सेलिब्रेट क्या करता है, पार्टी सेलिब्रेट करता है। तो मैं स्वयं खुशी मनाता हूं और खुद गाता हूं। तो मतलब मैं इस तरह का आदमी हूं कि मैं खुद से ही मैं मगन रहता हूं, खुद गा लेता हूं और खुद ही खुशी मनाता हूं। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब बोला और जो मैं मानता हूं वह आप भी मान लेंगे। मतलब उनका कहना है जो मैं ये मानता हूं कि मैं खुद में खुश रहता हूं और गाता हूं, तो आप उसे भी एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, मतलब क्योंकि, अब देखिए उसका रीजन दे रहा है क्यों आप मानेंगे उनकी बात को, क्योंकि हर कण का जिससे मेरा संबंध है, तो जो भी धरती पे चीज है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, अगर मेरा संबंध है उससे तुम्हारा भी संबंध है। तो क्योंकि हर कण जिसका संबंध मुझसे है उसका संबंध
तुमसे ही है, इसीलिए जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे। आई लोव एंड इनवाइट माई शॉल। देखिए लोव मीन्स होता है इधर उधर भटकना और सॉल मीन्स होता है आत्मा। तो अब ये कहते हैं क्योंकि मैं अकेले ही गाता हूं, अकेले में ही मस्त रहता हूं, तो आई लोव, जब मैं इधर उधर भटकता हूं, मतलब मैं इधर उधर भटकता हूं और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, तो मैं किसी और को नहीं, अपनी आत्मा को ही आमंत्रित कर लेता हूं और अपनी आत्मा के साथ ही मैं इधर उधर भटकते रहता हूं। आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। देखिए यहाँ पे स्पीयर ऑफ समर ग्रास लिखा है। स्पीयर मीन्स होता है नोक। गर्मियों में जो घास सूख जाती है उसके नोक के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। लीन मीन्स होता है आराम करना और लोव मीन्स मैंने अभी आपको बताया इधर उधर भटकना। तो मैं अपनी सहूलियत से आराम करता हूं और इधर उधर भटकता हूं। मतलब ये बोल रहा है कि जब मन होता है तो मैं इधर उधर भटक भी लेता हूं और आराम भी करता हूं। और फिर क्या करता हूं आराम करते हुए? गर्मियों के सूखे घास के नोक का अवलोकन करता हूं। तो बोल रहा है कि जब मैं इधर उधर भटक करके थक जाता हूं, जब आराम कर रहा होता हूं, तो मैं क्या करता हूं, जो गर्मियों में घासें सूख जाती है उसका सूखा घास जो होता है उसके नोक का अवलोकन करता हूं, उसके बारे में सोचता हूं। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air। बोल रहा है मेरा जीव, मेरा खून का हर एक कतरा वह इसी मिट्टी से बना है और वह इसी हवा से बना है। Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। यहाँ देखिए वो आदमी का धरती पे आने का मतलब आदमी कैसे धरती पे आता है, कैसे जन्म लेता है, उसके बारे में बता रहे हैं। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स बोल रहा है मैंने अपने माँ बाप से जन्म लिया है। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम बोल रहा है मेरे माँ बाप जो थे वो भी अपने माँ बाप से जन्म लिए थे और उनके माता पिता अपने माँ बाप से जन्मे थे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम मतलब उनके माता पिता भी अपने माँ बाप से जन्मे थे। तो इस तरह से आदमी कैसे जन्म लेता है अपने माँ बाप से, फिर उनके माँ बाप उनके माँ बाप से, वो चीज बताना चाह रहे हैं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग। अब बोल रहा है क्या कहते हैं कि अभी मैं 37 साल का हूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है अभी, मैं अभी बहुत इंजॉय कर सकता हूं। आई नाउ 37 ईयर ओल्ड एंड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं 37 साल की उम्र में भी। होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ और बोल रहा उम्मीद करता हूं कि मैं मृत्यु तक नहीं रुकूंगा, मैं मृत्यु तक ऐसे ही गाता रहूंगा, ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस से। अब यहाँ पे देखिए जो क्रीड्स होता है इसका मतलब होता है पंथ, धर्म से रिलेटेड चीज होता है। और स्कूल्स जो है यहाँ पे स्कूल्स का मतलब है सिस्टम ऑफ थॉट, क्योंकि स्कूल में हमें कुछ सिखाया जाता है, तो उसे ध्यान में रखिएगा। स्कूल यहाँ पे जो पोएम ने बताया वो सिस्टम ऑफ थॉट है। तो और एवियंस मीन्स होता है ठंडे बस्ते। तो बोल रहा है जो धार्मिक चीजें हैं या फिर जो आपका स्कूल है, जो भी आपको स्कूल में सिखाया गया उन लोगों की चीजों को क्या करो, आप ठंडे बस्ते में डाल दो। अब वो क्यों बोल रहे ठंडे बस्ते में डालने के लिए? उनका ये मानना था कि जो धार्मिक चीजें होती है या जो भी कुछ सिखाया जाता है वो समाज में लोगों को बांटने का काम करता है। तो जब वो बांटने का ही काम करता है तो क्या करेंगे, हम उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैं उसको नहीं मानता हूं, ठीक है, क्या धर्म कहता है, क्या स्कूल में हमें बताया गया है, मैं उन सब चीजों को नहीं मानता हूं। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। देखिए सफाइस्ड मींस होता है पर्याप्त, थोड़ी देर के लिए पीछे चलते हैं। जो अभी बोल रहे थे वो पंथ और स्कूल को ठंडे बस्ते में डालने का, वही लाइन को बोल रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए पीछे चलते हैं। जो भी है मतलब बोल रहा है जो हमारे धर्म में बताया गया है या स्कूल में सिखाया गया है वो पर्याप्त है, मतलब जो भी है वो सही ही है, लेकिन कभी भूला नहीं गया है। मतलब बोल रहा है मैं मानता हूं जो है वो सही है और मैं उसे कभी भूलूंगा भी नहीं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मतलब बोल रहा है मैं अच्छे या बुरे को मन में रखता हूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं उसको मन में रखता हूं। वो पिछले लाइन से एक तरह से रिलेट कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं समझ आती है और मैं उसको मन में रखता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड मतलब बोल रहा है मुझे हर खतरे पे बोलने की अनुमति है, मतलब या मैं अपने आप को हर चीज पे हर मुद्दे पे बोलने की अनुमति देता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना प्रकृति को रोके अपनी मूल ऊर्जा के साथ। मतलब यहां पे ये बोल रहा है कि मैं जो भी कुछ करता हूं मुझे सब कुछ अच्छा बुरा समझ में आता है और मैं हर खतरे पे बोलता हूं, लेकिन मैं कभी भी प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करता हूं, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपनी मूल रूप में ही अच्छा लगता है। पेड़ पौधे हैं तो वो हरे भरे ही अच्छे लगते हैं, मैं उनको कुछ नहीं रोकूंगा, मैं उनको छेड़खानी नहीं करूंगा। नदियां हैं बहती हुई अच्छा लगता है। तो उनका यही कहना है कि जो प्रकृति है वो अपने मूल रूप में अच्छा लगता है, हम उसके साथ में बिना छेड़छाड़ किए ऐसे ही खुद में सेलिब्रेट
करते रहेंगे, मतलब अच्छे बुरे का मन ध्यान में रखेंगे और आगे हर खतरे पे बोलेंगे भी, जो भी जब होगा मैं बोलूंगा भी। और उम्मीद करता हूं आपको इस पोएम का, आपको लाइन बाय लाइन जो मीनिंग मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और अगर आपको यह समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं अभी ऐसे ही और भी सारे जो चैप्टर्स हैं आपके बुक के, उनके सारे लाइन बाय लाइन अर्थ यहाँ पे अपडेट करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगली वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूं।